नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज का ये दूसरा वीडियो होगा और आज का वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके मेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। जो लोग भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 69 की तैयारी कर रहे हो या 70 की, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में आज हम लोग उन चीज़ों पर बात करेंगे कि आईआर के लिए GS1 का पेपर का सबसे मुख्य पहलू में से एक है। 2 से 3 सवाल यहाँ से मिनिमम पूछे जाते हैं। मिनिमम जब मैं शब्द यूज कर रहा हूँ तो बहुत ही सोच समझ कर यूज करो, और सवाल जो होते हैं वो आसान लेवल के तो कतई नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि आईआर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको आपको तैयार कर लेना चाहिए इत्मीनान के साथ, और डिटेल में मैं वीडियो बनाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा इत्मीनान से देखिएगा। ओके, साथ ही अपने चैनल पर एनसीईआरटी वगैरह भी चल रहा है, तो एनसीईआरटी को ज़रूर फॉलो कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। 11th का रामचरण शर्मा पढ़ा रहा हूँ अभी मैं, और 7th का ज्योग्राफी आज या कल में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पढ़ते हैं तो आपका बहुत फ़ायदा होगा उससे, यकीन मानिए। आंसर राइटिंग से लेकर पीटी तक में मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं, फिर आप कोचिंग में ढेर सारा पैसा देके पढ़ेंगे, मुझे पता है वही चीज़। तो कोई बात नहीं, चलिए मैं अपलोड करता हूँ, आपको पढ़ना होता पढ़िएगा। इंस्टाग्राम पर भी अपना चैनल का नाम से स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस नाम से आईडी है, मेरा भी आईडी होगा अविनाश नाम से, तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब पर भी स्टडी फॉर ज्ञान चैनल है जिस पर आईआर रिलेटेड वीडियो अपलोड होता है। टेलीग्राम पर अपना चैनल भी है, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फेसबुक पर भी इसी नाम से हैं हम, तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। और मुख्य रूप से था कि पेड ग्रुप चलता है अपना एक आंसर राइटिंग को लेकर, जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ आपको। पेड ग्रुप जो चलता है इसमें डेली क्वेश्चन डालता हूँ मैं, डेली ही डालता हूँ लगभग में, कभी कभार रह जाता है। डेली आंसर चेक होता है आपका, डेली आर्टिकल का पीडीएफ मिल जाएगा, न्यूज़पेपर डिस्कशन का पीडीएफ मिल जाएगा, और पर्सनल रेगुलर गाइडेंस भी आपको मिल जाता है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 6 महीने के लिए ज्वाइन कीजिएगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। क्यों पैसे के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आंसर राइटिंग जो होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। निश्चिंतता से आप 6 महीने तक आंसर राइटिंग करेंगे, और अगर जून जुलाई में एग्जाम होता है तो अभी से लेकर मार्च तक का आपका पूरी कंप्लीट आंसर राइटिंग का और चलेगा। उसमें लिखना आपको सिखा दूंगा मैं, ऐसे से लेकर हर चीज़ की बात मैं कर रहा हूँ। GS1 GS2 करेंट हिस्ट्री ऐसे सब कुछ मैं सिखाऊंगा आपको के, और कलम पकड़ कर सिखाऊंगा, इतना बेसिक से सिखाऊंगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, 200 पर मंथ का कॉस्ट है। अगर 6 महीने का ज्वाइन करेंगे 1050 ही आपको पे करना पड़ेगा। ओके, और ज्वाइन करने के लिए देखिएगा डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का आईडी रहता है, इंस्टाग्राम का, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। यूट्यूब पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यही अपना पेड ग्रुप, 114 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और पर डे ऑन एन एवरेज 5 से 7 लोग तो पर डे जुड़ते हैं। और आंसर किस प्रकार से चेक होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी प्रकार से मैं आंसर चेक करता हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ के, हिंदी इंग्लिश सभी चीज़ों का। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है आईआर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, आईआर जो है GS1 में लिखा हुआ है आपका मेंस के सिलेबस में कि लिखा हुआ है समसामयिक घटनाएं और भारत और विश्व, यानी कि आईआर नहीं डायरेक्टली लिखा हुआ है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि भारत में अगर कोई समसामयिक घटना हुई है तो वो, या विश्व में कोई अगर समसामयिक घटना घट रही है तो वो आपके सिलेबस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आईआर के अगर सवालों को, ट्रेंड को आप लोग देखेंगे, एक मिनट रुक जाइए, आईआर के सवालों को अगर आप ट्रेंड को देखेंगे पिछले 10 सालों का, जो मैं 10 साल का एनालिसिस कर चुका हूँ, कम से कम चैनल पर वीडियो होंगे बहुत सारे, 10 वर्षों का एनालिसिस देखेंगे तो मिनिमम 2 सवाल, वो भी लॉन्ग फॉर्मेट में, मिनिमम 2 सवाल लॉन्ग फॉर्मेट में 70 से ज़्यादा नंबर के 2 सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आपने मेंस एग्जामिनेशन में डीआई को सही कर दिया और 2 आईआर के सवाल को खूब अच्छे से लिख दिया, तो आपका बहुत सारा नंबर यहीं से आप उठा सकते हैं, 2 सेक्शन से। हिस्ट्री का सेक्शन और करंट का सेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन आईआर में टॉपिक फिक्स होते हैं, क्योंकि जो पिछले 6 महीने में चर्चा में रहा है टॉपिक, उसको पढ़ कर जाइए। वहाँ पर थोड़ा सा घुमा के बीपीएससी सवाल पूछती है, बस उसको समझ लेना है एक बार सवाल को, तो आप आसानी से आंसर राइटिंग उसका कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा उसमें। लेकिन आईआर को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आईआर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूँ। आईआर का अपने चैनल पर प्लेलिस्ट भी है, जिससे पुराने वीडियो भी आपके काम के हैं, क्योंकि कुछ खास नहीं बदला है कुछ देशों के साथ में। जैसे भारत यूरोपियन यूनियन का जो संबंध है, भारत ऑस्ट्रेलिया का संबंध है, भारत अमेरिका का संबंध है, इन सब टॉपिक को आप जाकर आईआर के प्लेलिस्ट से पढ़ भी सकते हैं। अब आते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को नोट कीजिएगा, आप नोट करना जरूरी है, ज़रूर नोट कीजिएगा, और जितने डायमेंशन को मैं डिस्कस करूँगा उन सभी डायमेंशन को लिखने की कोशिश कीजिएगा, और जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसको पढ़ना भी है आपको। ओके, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला टॉपिक कौन सा है। सबसे पहला अगर हॉट टॉपिक उठाएंगे तो कौन सा है वो है इजराइल
और जो फिलिस्तीन का संघर्ष है इसको आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। अब इसमें टॉपिक में देखिए कौन कौन से सब टॉपिक जुड़े हुए हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको बता दूंगा मैं। जो सबसे पहला सवाल इस टॉपिक से पूछा जाएगा, बिल्कुल बेसिक लेते हैं। भारत इजराइल आपने नोट कर लिया होगा, सॉरी भारत इजराइल नहीं, इजराइल और फिलिस्तीन आपने नोट कर लिया होगा, आई थिंक सो। अब इसके डायमेंशन को मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए सबसे बेसिक सवाल, जो सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा वो होगा इसका कि इसका क्या कारण है और इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, यही सबसे बेसिक सवाल होगा। लेकिन इतना बेसिक वो आपसे नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत जो है वो हमास जो है, हमास जो आतंकी संगठन है, हमास को भारत ने आज तक आतंकवादी संगठन नहीं रिकॉग्नाइज किया है। हमास के अटैक को भारत ने आतंकवादी हमला बोला। सुनिएगा थोड़ा सा, इंटरनेशनल रिलेशन इसी तरह से कॉम्प्लेक्स होता है, सारा शब्दों का खेल होता है और कुछ नहीं। क्या बोला मैंने, हमास के अटैक को भारत ने आतंकवादी हमला बोला है, लेकिन आज तक हमास को हमने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन की मान्यता नहीं दी है हमने। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे जो देश है वो हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं, लेकिन हमने आज तक आधिकारिक तौर पर हमास को आतंकवादी संगठन नहीं बोला है। तो आपको सवाल यही पूछा जाएगा कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत और अरब देशों के जो संबंध हैं इस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने सुना होगा कि 2 दिन पहले ही कतर में भारत के 7 पूर्व जो नौसेना के अधिकारी थे जो वहाँ पर काम करते थे उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। एक्सपर्ट जो हैं वो इस मामले को भी कहाँ से जोड़ रहे हैं, वो जोड़ रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष से ही, क्योंकि भारत ने खुलकर इस बार फिलिस्तीन के पक्ष में नहीं किया है। जबकि भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने ट्वीट किया था और ये बताया था कि ये इजराइल पर जो हमला हुआ है आतंकवादी हमला है और इसमें पनिश किया जाना चाहिए जो भी इसके जिम्मेवार हैं। लेकिन भारत ने फिलिस्तीन के साथ मानवाधिकारों की बात की है और ये भी बोला है कि हम आपको एड देंगे, लेकिन खुलकर जिस तरह से पहले सपोर्ट करता था फिलिस्तीन को उस तरह से नहीं किया है। तो इसको भी जोड़कर देखा जा रहा है कतर में जो फांसी की सजा सुनाई गई है उससे। तो कितना कॉम्प्लेक्स है और कितने सारे डायमेंशन हैं इसके, आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें एक टॉपिक सब टॉपिक के रूप में भारत इजराइल में पढ़ना पड़ेगा आपको। भारत और अरब का जो संबंध है इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। इतना क्लियर हो गया होगा क्या क्या मैंने बोला। इजराइल फिलिस्तीन का प्रभाव मैंने बोला है और उसका क्या कारण है ये मैंने बोला है। इतिहास पढ़ लेना उसका थोड़ा सा। भारत इजराइल का रिलेशन पढ़ना पड़ेगा आपको, भारत और इजराइल का रिलेशन पढ़ना पड़ेगा आपको, और भारत और अरब का रिलेशन एक टॉपिक से सब टॉपिक मैंने निकाल कर बताया है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ये चीज़ क्लियर है। इसमें कोई टॉपिक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। भारत फिलिस्तीन संघर्ष और उसके जो डायमेंशन है अलग अलग जिसको आपको पढ़ना है वो मैंने बता दिया है। अगला टॉपिक जो आपका इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए वो कौन सा है, तो वो है आपका दूसरा टॉपिक G20। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बीपीएससी समय से थोड़ा सा पहले चल रही है। किस प्रकार से मैं कह रहा हूँ, पिछले साल जो बीपीएससी ने 68 बीपीएससी में सवाल पूछा है G20 से, यकीन मानिए वो लग रहा था जैसे बीपीएससी को पहले से पता होगा कि क्या होगा G20 बैठक, और वही उसने पूछ लिया। उसने G20 को जोड़कर पूछा कहाँ से, तो साउथ कोऑपरेशन जो बढ़ रहा है उसी से रिलेट करके, दक्षिण जो सहयोग की हम लोग बात करते हैं उससे रिलेट करके बीपीएससी सवाल ऑलरेडी पूछ चुकी है। जो इस बार के जो G20 का सम्मेलन था इसका निचोड़ वही है, दक्षिण सहयोग, साउथ सहयोग। तो इसको ज़रूर एक बार पढ़िएगा। इसके अलावा G20 के जो अलग अलग आयाम हैं जैसे क्या है, पहला तो दक्षिण सहयोग है, दूसरा है कि भारत में G20 करवाने का क्या हमें मिला है और भारत ने कौन सा एजेंडा को पारित किया है, दिल्ली एजेंडा, दिल्ली घोषणा क्या है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। तीसरा क्या है, इस समय भारत में इसमें अफ्रीकन यूनियन को, AU को शामिल किया गया है। तो भारत और अफ्रीकन यूनियन और AU क्या है, AU किस प्रकार से काम करती है, क्या है AU जो है आने वाले समय में एक अफ्रीका का निर्माण कर पाएगी। तो अफ्रीकन यूनियन, भारत अफ्रीका संबंध, उसके अलावा जो आपके भारत के G20 में दिल्ली घोषणा हुआ है, दिल्ली घोषणा, और क्या बोला मैंने, दक्षिण सहयोग। ये 4 टॉपिक आपके संबंधित हो गए कहाँ से, तो G20 से संबंधित हो गए। इसके बाद एक इथेनॉल को लेकर जो भारत सरकार ने G20 में प्रस्ताव रखा था और इथेनॉल को लेकर भी G20 में काफ़ी ज़्यादा वार्तालाप हुई है, उस टॉपिक को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कितने टॉपिक मैंने बताए, एक इथेनॉल बताया, एक दक्षिण सहयोग बताया आपको, एक भारत अफ्रीका संबंध और एक अफ्रीकन यूनियन। ये हो गया आपका दूसरे टॉपिक का सब टॉपिक। इन सबको नोट किया होगा आपने, आई थिंक सो। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि G20 में कौन कौन सा हो गया, दक्षिण सहयोग पहला टॉपिक, दूसरा हो गया भारत में G20 दिल्ली घोषणा, तीसरा हो गया अफ्रीकन यूनियन, चौथा हो गया कि भाई G20 की प्रासंगिकता है क्या, तो पढ़ ही लेंगे आप उसी में, और चौथा हो गया आपका भारत अफ्रीका संबंध। ये हो गया आपका G20 से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक।
तीसरा टॉपिक जो आपका आईआर में है, टोटल 10 ही टॉपिक मैं बताऊंगा, 10 में से ही आपके सारे सवाल आएंगे आईआर के, इससे बाहर नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी होगी। तीसरा टॉपिक है वो है भारत कनाडा का संबंध। भारत कनाडा संबंध में एक आपका देश लेवल का भी, भारत के अंदर का भी आपका सवाल उठता है। कौन सा है? तो भारत में अलगाववाद की चुनौती क्या है और ये किस प्रकार से हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को प्रभावित करता है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे वो ग्रेटर नागालिगम की बात हो, नागालैंड को अलग देश बनाने की बात हो, या खालिस्तान की बात हो, इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि भारत में अलगाववाद की क्या समस्या है। भारत कनाडा संबंध में बस आपको ये पढ़ना है कि हमारा संबंध क्या है, उसके डायमेंशन कौन कौन से हैं, व्यापार कितना करते हैं हम, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है हम दोनों का, हमारा सामरिक सहयोग कौन कौन सा है, किन किन चीज़ों का हम आपस में व्यापार करते हैं, और भारत पर इसका कनाडा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बस इतना पढ़ना है। भारत कनाडा संबंध में और कुछ नहीं पढ़ना है। अलगाववाद को पढ़ लेना है आप। भारत में अलगाववाद की समस्या, ग्रेटर नागालिगम की बात हो, खालिस्तान की बात हो, या भारत और कनाडा संबंध, बस यही 2 चीज़ हमें पढ़ना है इसमें, इस टॉपिक में, और इम्पोर्टेंट है तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा। ओके, या ये पूछा जा सकता है कि खालिस्तान जो है यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में इतना ज़्यादा क्यों इसको हवा दी जाती है, आग दी जाती है, और क्यों इतना ज़्यादा संघर्ष हमें देखने को मिलता है। तो तीसरा टॉपिक आपका यही था, भारत और कनाडा संबंध। चौथा जो टॉपिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक होगा, और ये अगर सवाल पूछा जाता है तो बच्चों को बहुत दिक्कत हो जाएगा। वो है क्या? तो है भारत और मालदीव का संबंध। भारत और मालदीव का संबंध क्यों ये इंपॉर्टेंट है भाई? तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मालदीव में अभी चुनाव हुआ है, और उसने बोला है, वहाँ पर एक नारा दिया गया था, इंडिया आउट, यानी कि भारत बाहर जाओ, इस चीज़ का नारा दिया गया था। और वहाँ का जो राष्ट्रपति है जो बने हैं, वहाँ ने पहले ही भाषण उन्होंने क्या बोला कि हर एक भारतीय सैनिक को इस मालदीव की धरती से हम धकेल देंगे, बाहर फेंक देंगे उठाकर। इस तरह के बयान उन्होंने यूज़ किए हैं। तो भारत मालदीव का संबंध क्या है, कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं हमारे संबंध में, कौन कौन से हमारे आयाम हैं, क्या क्या हम एक दूसरे साझा करते हैं, हमारे व्यापारिक आयाम क्या है, मालदीव का भारत से संबंध अच्छा होना क्यों हमारे लिए आवश्यक है, बस इसको आपको पढ़ लेना है भारत मालदीव में, और कुछ नहीं पढ़ना। अगले टॉपिक चलते हैं, देखते हैं 5वां टॉपिक कौन सा है। बस भारत मालदीव में आपको इतना ही पढ़ना है कि हमारे संबंध में चुनौती कौन कौन सा है, किन किन आयामों में हम साथ मिलकर काम करें, बस वही पढ़ना है आपको। ओके, 5वां टॉपिक पर चलते हैं। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और अंत में आपके लिए एक सरप्राइज होगा जिसको देखकर वाकई आप चौंक जाएंगे। 5वां टॉपिक क्या है? तो वह है आपका भारत अरब और यूरोप आर्थिक गलियारा, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है कहाँ से, तो भारत से अरब से फिर आपका भूमध्य सागर होते हुए यूरोप तक आर्थिक गलियारा बन रहा है। इसका क्या प्रभाव होगा, और इसको बनाने में कौन कौन सी चुनौतियाँ होंगी, बस इसको आपको पढ़ना है कि ये क्या ये एक स्वप्नलोकीय परियोजना है या वाकई हकीकत में ये पॉसिबल भी हो सकता है। तो भारत अरब यूरोप आर्थिक गलियारा को आपको डिटेल में पढ़ना है कि इसके बनने से भारत की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अरब की इकोनॉमी पर, यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं अभी। और इसका मैप वगैरह देख लीजिएगा कि जैसे अपने भारत से शुरू होकर कहाँ जाता है, तो ये सऊदी अरब और यूएई जाता है, वहाँ से कहाँ जाता है, तो भूमध्य सागर के तट पर, और भूमध्य सागर से कहाँ पर चली जाती है डायरेक्ट, तो यूरोप में चली जाती है, इटली या फिर यूनान के थ्रू में। तो ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये तुर्की को बाईपास करके जाती है, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। भारत अरब यूरोप आर्थिक गलियारा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसमें एक और आयाम में अगर थोड़ा सा छोटा सा जोड़ दूँ तो वो आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ। इसको आपको इस तरह से भी पढ़ना है कि ये BRI की क्या काट हो सकता है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, क्या उसका एक काउंटर हो सकता है भारत यूरोप आर्थिक गलियारा, भारत अरब यूरोप आर्थिक गलियारा जो है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन का है, क्या उसका एक काउंटर हो सकता है, काट हो सकता है, क्या इसमें उतनी है कैपेबिलिटी, क्या इसमें उतना पोटेंशियल है, ये आपको पढ़ना है डिटेल में। पढ़ना कहाँ से ये भी मैं बताऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। 6ठे टॉपिक पर चलते हैं। 6ठा टॉपिक देखते हैं क्या है। 6ठा जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है भारत UK संबंध, और इसी में एक और है भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध। भारत UK संबंध में अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शामिल पर होने की बातचीत हो रही है, काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध में हमने इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप को डेवलप कर लिया है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को हमने भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में डेवलप कर लिया है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया का संबंध और भारत और UK का संबंध जो है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे भारत और ब्रिटेन, मैं इसलिए भी
पे कह रहा हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो सुनक बने हैं और उसके बाद से हम दोनों के रिलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। ओके, अगला टॉपिक पर आते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर जो टॉपिक है इसमें 2 सब टॉपिक होंगे आपका। पहला कौन सा होगा? पहला होगा भारत और नेपाल का संबंध। ये उतार चढ़ाव में हमेशा रहता है। नेपाल के प्रधानमंत्री महोदय भारत भी आए थे। भारत और नेपाल के संबंध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहाँ गए थे? तो नेपाल की यात्रा पर गए थे, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो भारत नेपाल संबंध जरूर पढ़ना है। और बांग्लादेश में चुनाव है, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध जो है ये किस प्रकार से प्रभावित होंगे। तो बांग्लादेश और भारत का संबंध, भारत और नेपाल का संबंध जो है ये चुनाव के साथ, पार्टियों के साथ, सरकारों के साथ अलग अलग बदलती रहती है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर और जरूर ही पढ़ना है। भारत और बांग्लादेश का संबंध इंपॉर्टेंट है, भारत और नेपाल संबंध का भी इंपॉर्टेंट है। ये मैं सोर्स भी बताऊंगा आपको कहाँ से पढ़ना है आपको। अगले टॉपिक पर चलते हैं, 8वां टॉपिक। 8वां टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में G20 की बैठक होने वाली थी, उसको छोड़कर हमारे प्रधानमंत्री जी 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए कहाँ पर गए थे? रातों रात। तो इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। और वो कौन सा टॉपिक है? तो टॉपिक है भारत और आसियान का रिलेशन। भारत और आसियान का रिलेशन। G20 कल से होने वाला है, तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी आसियान के समिट में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया चले गए थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। भारत और आसियान का संबंध जो है इसको हर एक आयाम में पढ़िएगा कि हमारे क्या इतिहास रहे हैं, किन चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं पढ़ाऊँगा आपको, चिंता मत कीजिएगा। आप पढ़ेंगे तो पढ़ाऊँगा ना, पढ़ते ही नहीं है तो मैं भी क्या पढ़ाऊँ, है ना। भारत और आसियान का संबंध जो होता है इसको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से पूछा जाएगा। और ये भी पढ़ना है कि RCEP, जो मुझसे पढ़ते हैं, मैंने उनको पढ़ाया है। RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और RCEP का भारत हिस्सा क्यों नहीं बना, ये सवाल पूछा है UPSC ने कि इससे हमारा क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसलिए भारत, आसियान और RCEP जरूर पढ़ना है। 9वें टॉपिक पर आ गए हम लोग। 9वां टॉपिक क्या है? तो ये टॉपिक है आपका भारत और ब्रिक्स। ब्रिक्स की मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि इसको एक्सपेंड किया गया है। इसमें सऊदी अरब और बहुत सारे देश जो हैं उनको शामिल करने की बात की गई है, शामिल भी किया गया है। तो भारत और ब्रिक्स और एक और संस्था है। 10वां टॉपिक आपका वही होगा, ब्रिक्स न्यू वर्ल्ड होगा। जैसे इसमें डी-डॉलराइजेशन की बात करता है, डॉलर को समाप्त करने की बात करता है ब्रिक्स। अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देने की बात करता है, इसमें से ईरान जैसे देश भी शामिल होंगे। और ये क्या करता है? कहीं ना कहीं राइज ऑफ चाइना को और राइज ऑफ डेवलपिंग नेशन को ये संबोधित करने की कोशिश करता है। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश करता है। चीन चाह रहा है कि ये यूरोप और अमेरिका के विरोध में एक संगठन खड़ा हो, जबकि भारत चाह रहा है कि ये सहयोग के लिए संगठन हो, न कि विरोध के लिए हो। तो ब्रिक्स को जरूर पढ़िएगा। इसकी बैठक इस बार हुई है और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, काफ़ी ज़्यादा विवाद में भी रहा है। दक्षिण अफ्रीका में इसकी बैठक हुई है, इसको एक्सपेंड भी किया गया है। दुनिया के बहुत सारे देश इसका हिस्सा भी बनना चाहते हैं, तो इसलिए ब्रिक्स हो गया आपका। अगला जो टॉपिक है ये भी इसी से संबंधित है, लेकिन थोड़ा सा अलग आयाम है उसका। वो क्या है? ब्रिक्स और SCO, चीन का प्रभाव भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत पर इसका प्रभाव, मतलब ब्रिक्स और SCO में अगर चीन का प्रभाव पड़ता है तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। भारत इस चीज़ को कैसे टैकल करेगा। ब्रिक्स और SCO दोनों पता है चीनी प्रभुत्व वाला आपका संगठन होता जा रहा है धीरे धीरे, और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये 10 वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। किसके लिए? तो IR के लिए। अब मैं एक चीज़ आपको सरप्राइज़ क्या है वो दिखा देता हूँ। ये सारे टॉपिक लिखे हुए थे मेरे पास, मैं आपको इसका PDF दे दूँगा। वैसे आपने नोट तो कर ही लिया होगा, लेकिन मैं नोट इसलिए करवाना चाहता हूँ क्योंकि बच्चे कामचोर होते हैं, वो नोट नहीं करेंगे। मैं अगर उनको शुरू में ही बोल दूंगा PDF दे दूंगा तो वो नोट नहीं करेंगे। अब तो आपने नोट कर लिया होगा, तो अब आपको PDF भी दे दूंगा मैं ग्रुप में, ठीक ना। हर जगह में मिल जाएगा आपको, इसका PDF में कोई कॉस्ट नहीं है, ये मैं आपको दे दूंगा। तो इसको करना है। अब चलते ही कहाँ से इसको पढ़ना है। अपने चैनल पर प्लेलिस्ट है जो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, IR नाम से, इंटरनेशनल रिलेशन BPSC UPSC नाम से प्लेलिस्ट है। उसमें 15 से 18 वीडियो अपलोड है और वो वीडियो की क्वालिटी हाई लेवल की है। एवरेज उस पर 5000 के करीब में लोगों ने देखा हुआ है उसको। तो आप समझ सकते इतना छोटा चैनल है फिर भी 5-5 हज़ार लोगों ने उसको देखा हुआ, तो किस हद तक इम्पोर्टेंट होगा वो। उसको जाकर पढ़िएगा। उसमें और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, भारत चीन, भारत बांग्लादेश, ये सारे अपलोड है। भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत अमेरिका, भारत यूरोप, सारे के सारे अपलोड है। भारत आसियान, भारत SCO, सब के सब अपलोड हैं उसमें। भारत I2U2 जो संगठन है इजराइल चर्चा में, तो ये भी चर्चा में हो सकता है, इसलिए इसको भी एक बार पढ़िएगा। भारत I2U2 सब कुछ उसमें पढ़ाया हुआ डिटेल में, वहाँ से आपको पढ़ना है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर शौक और हो तो जो
विश्व राजनीति करके एनसीईआरटी आती है। वैसे तो कोई पढ़ेगा नहीं, मुझे पता है कोई नहीं पढ़ेगा क्योंकि पढ़ता है ही नहीं कोई। उसको पढ़ सकते हैं, वो आईआर की मेरे हिसाब से समझ बनाने के लिए, बेसिक समझ के लिए सबसे बेहतरीन टॉपिक बुक है वो। तो ये 19 मिनट के वीडियो मुझे बताना था आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, ये मैंने बता दिया है। अगला वीडियो एनसीईआरटी का होगा, एनसीईआरटी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।